हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज से शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स के नए सेशन की। और पढ़ाई मज़े में करते रहिए। काफ़ी दिन छुट्टियां मनाए हमने, फिर से लग जाइए। तैयारी करते हैं आज से फिर भरपूर उसी अंदाज और उसी माहौल में, ठीक है? चलिए अगली कहानी को हम शुरुआत तभी करेंगे आपके सामने, ठीक है? तो और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा रहा आपका होली का त्यौहार? ठीक रहा होगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। आप लोग बिल्कुल मज़े में होंगे और तंदुरुस्त होंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखेंगे। देखिए 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? यानी कि G7 का जो शिखर सम्मेलन होगा, इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, यह सवाल पूछा गया है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है जापान। आपको बताना है कि जो G7, कौन सा G7 शिखर सम्मेलन, यह इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करेगा कौन सा देश करेगा? ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के द्वारा G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी, है ना? अच्छा ध्यान रखेंगे, इसमें जो अध्यक्षता करने की बात होगी तो वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है, इसकी जो जिनका नाम है बोरिस जोहानसन। क्या नाम है? बोरिस जोहानसन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। बोरिस जोहानसन। और ये है कौन? तो ये है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है ना? अब आगे की बात करेंगे, यही G7 के क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, जो इसका आयोजन किया जाएगा, यह आयोजन जून में किया जाएगा, जून 2021 जो अभी चल रहा है, अप्रैल मई जून, मतलब आने वाले समय में। इसके बाद देखिए इस G7 में जो भारत है, दक्षिण कोरिया और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में इनवाइट किया गया है ना? उद्देश्य क्या है? G7 जो सम्मेलन होता है, इस G7 सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखेंगे, वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करने के लिए, साथ ही साथ जो व्यापारिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है ना? तो क्या याद रखेंगे कि जो वैश्विक स्वास्थ्य जो सहयोग है, उसके साथ साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके साथ साथ व्यापारिक मुद्दे, ऊर्जा नीति, ये तमाम चीज़ों पे क्या करी जाती है? इस पर चर्चा की जाती है। ध्यान रखेंगे, ये G7 जो होता है, यह 7 देशों का क्या होता है? समूह होता है। और ये जो 7 देशें होती हैं, G7 में जितने भी देश होंगे वे दुनिया के सबसे बड़े या उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं। यानी कि उनकी इकोनॉमिक सिस्टम क्या होती है? काफ़ी मजबूत होती है। वो इसमें क्या होते हैं? इस समूह में शामिल होते हैं। G7 का जो गठन किया गया था 1973, यानी कि G7 का जो गठन किया गया था 1973 में किया गया था, है ना? 1973 में G7 का गठन किया गया। और ध्यान रखेंगे उस समय इसको G6 के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1976 ईस्वी में एक और इसमें देश को शामिल किया गया और उस देश का नाम है कनाडा। कनाडा को शामिल करने के बाद इसमें 7 देश हुए, फिर इसका नाम हो गया क्या? G7। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। अगर बात करेंगे हम, चूँकि इस G7 की मेज़बानी देश कौन कर रहा है? लंदन, याद रखेंगे, इंग्लैंड।
तो देखिएगा G7 2021 यही इसी साल इस सम्मेलन को किया जाएगा। इसकी मेज़बानी करेगा फिर गड़बड़ हो रहा है, लंदन नहीं, इंग्लैंड। और इंग्लैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? इंग्लैंड की राजधानी होगी लंदन, है ना। इंग्लैंड की कैपिटल क्या होगी? लंदन। अब चलिए आगे की बात करते हैं, है ना। बोलने पे मिस्टेक मत करिएगा, अभी क्लास हुई थी इसलिए ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अच्छा, करेंसी क्या हो जाएगी इंग्लैंड की? तो करेंसी हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। क्या होता है? करेंसी की बात करेंगे तो पाउंड स्टर्लिंग, यह इसकी क्या हो जाएगी? करेंसी हो जाएगी, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है रजनीकांत, ऑप्शन बी है अक्षय कुमार, ऑप्शन सी है आमिर खान, ऑप्शन डी है वरुण धवन। तो ध्यान रखेंगे, ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है, इस पुरस्कार को, दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भारतीय सिनेमा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए या फिर उसके ही अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड को दिया जाता है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा? रजनीकांत। तो रजनीकांत को 51वें नंबर का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2021, इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, 2021 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित करा जाएगा? तो रजनीकांत को। सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं। आगे बात करेंगे, रोबोट मूवी तो देखे ही होंगे, है ना। बढ़िया से देखे होंगे, कई बार देखे होंगे। तो आगे हम बात करेंगे, देखिएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की जो स्थापना की गई थी 1969 में की गई थी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1969 में किया गया था, ठीक है। अगली बात करेंगे, और एक बात और समझ लीजिएगा, दादा साहेब फाल्के को सिनेमा जगत का पितामह कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना। अब बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। ये सवाल आपके लिए बहुत ही बेहतर इंपॉर्टेंट रहेगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित करा जाएगा? तो आपके सामने है कौन? रजनीकांत। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बेहतरीन तरीके से देखिएगा। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन कॉर्निवेक को पंजीकृत किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो कॉर्निवेकोव है, यह कई जानवरों की बहुत सारे जानवरों की प्रजातियों को यह वैक्सीन दिया जाएगा, है ना। जो जानवरों की जो कंडीशन होंगे उनको सही करेगा, कोरोना से बचाएगा। तो ये समझ लीजिएगा, जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम क्या होगा? कॉर्निवेकोव। इसको कौन सा देश जो है लॉन्च करेगा? तो आपका आंसर क्या है? रूस। तो रूस के द्वारा ये कहानी की जाएगी, है ना। और आपको बताना है, क्या बताना है? ये आपके लिए मैं सवाल, आज बहुत सारे सवाल आपके लिए छोड़ने वाला हूँ। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पहले रूस की प्रेसिडेंट का नाम बताएंगे, उसके बाद यहाँ के कैपिटल क्या होगी और यहाँ की करेंसी क्या होगी। और एक और बात, रूस जो है किस महाद्वीप में स्थित है, ये भी आपको बताना है। किस महाद्वीप में, मतलब कि कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है यह रूस, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब मैं सारे सवाल आपसे ही करूँगा ताकि आप जब खोजेंगे तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो एक सवाल आपके सामने ही दिख गया, क्या दिख गया? कि फीफा 2023 में होगा, यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, सवाल ये आ सकता है कि फीफा महिला विश्व कप कब होगा, कब खेला जाएगा? तो पहला ही कंडीशन क्या होगा?
2023। लेकिन ये तो आपको समझ में आ गया कि 2023 में महिला विश्व कप फीफा का होगा, लेकिन किस देश ने इसकी मेज़बानी करेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उपर्युक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर दोनों होंगे, ए और बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर के फीफा महिला विश्व कप 2023 की क्या करेंगे? मेज़बानी करेंगे। अब अगली बात समझिएगा, फीफा विश्व कप का जो पहला मैच होगा वह पहला मैच न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। इसके बाद और जो फाइनल मैच होगा, फाइनल मैच न्यूजीलैंड के सिडनी में खेला जाएगा, और पहला मैच जो खेला जाएगा वो न्यूजीलैंड के ही ऑकलैंड में खेला जाएगा। अगर फीफा की बात करेंगे, है ना, फीफा की तो बात करनी ही पड़ेगी, तो कर लेते हैं भाई, क्या करना है। फीफा के फुल फॉर्म बताएंगे, फटाफट चलिए लिखिए। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का फुल फॉर्म हो गया। लिखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होगा। क्या है इसकी स्थापना बताइए? इसका स्थापना फीफा का कब करा गया था? 4 मई 1900। बोलिए फटाफट, ये आपके लिए है। मुख्यालय में लिखता हूँ, मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। चलिए भाई, 1904 में इसकी स्थापना की गई थी, और अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो, जो अध्यक्ष होंगे फीफा के, जियानी इन्फेंटिनो। ये फीफा जो विश्व स्तर पर फुटबॉल मैच कराता है उसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। समझ रहे हैं ना? इतनी बातें याद रहेगी आपको। चलिए अब बात करते हैं, इसमें और भी कुछ बात करनी है तो बोलिए। बिल्कुल, और भी बात कर लेते हैं। फीफा के अंतर्गत टोटल 32 टीमें भाग लेती हैं, ठीक है ना। फीफा में जो सबसे ज़्यादा बार विजेता टीम रही है वो है ब्राज़ील। सीक्वेंस में मैंने आपको एक बार बताया था, आज भी ध्यान से सुनेंगे। 2014 में फीफा को ब्राज़ील देश के द्वारा मेज़बानी, मतलब ब्राज़ील ने मेज़बान किया था, होस्ट किया था। कौन? ब्राज़ील देश। कब? 2014 में। 2014 में ब्राज़ील में ये मैच हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। और ब्राज़ील आपको पता है किस महाद्वीप में है? अगली बात करेंगे इस यहाँ पर ब्राज़ील में जो मैच हुआ था 2014 में, उसमें जर्मनी विजेता टीम रही थी और अर्जेंटीना उप विजेता टीम रही थी। 2014 में मैच हुआ था कहाँ? ब्राज़ील। और ब्राज़ील ही ऐसा देश है जो फीफा का टूर्नामेंट ज़्यादा बार जीता है। लेकिन जब 2014 में ब्राज़ील में मैच हुआ था, उस समय वहाँ पर जो जीता था मैच वो देश था जर्मनी, और हारने वाला देश था कौन? अर्जेंटीना। 4 साल के बाद मैच होता है, तो 2014 के बाद फिर लौट आइए कहाँ पर? 2018 में। 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, यह वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ पर? रूस में। कहाँ पर? रसिया बोलिए या रूस बोलिए। तो यहाँ पर जब हुआ था तो इसमें जो विजेता टीम रही थी, यहाँ पर भी रूस ने नहीं जीता, लेकिन विजेता टीम रही थी कौन? फ्रांस। ठीक है, अब सोचिए फ्रांस किस महाद्वीप का भाग है, रूस किस महाद्वीप का भाग है, ये ध्यान रखेंगे। यूरोप। तो जो रूस है, रूस में जो मैच हुआ 2018 में, यहाँ पर भी किसने जीता? फ्रांस।
और उपविजेता टीम जो थी क्रोएशिया। उपविजेता कौन सी टीम थी? क्रोएशिया। अब 18 के बाद जो मैच होगा 18, 19, 20, 21, 22, तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कतर में होगा। कहाँ पर? कतर में। उसके बाद 22 के बाद 23, 24, 25, 26 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, ये 3 देशों में होगा, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको। ये 2026 का मैच होगा, 2022 का कतर में होगा, 2028 में रूस में हुआ था जिसमें फ्रांस जीता था और क्रोएशिया हारा था। चलिए कुछ ध्यान रखेंगे ट्रॉफ़ी। तो ट्रॉफ़ी में मैंने आपको सिंपल सी बात एक बात बताई थी, केवल मैं यहाँ पर आपको रिवीजन कराता हूँ कि जितने भी कप होंगे वो फुटबॉल से रिलेटेड होंगे। ध्यान से सुनिएगा। सुब्रतो मुखर्जी कप रिलेटेड है किससे? फुटबॉल से, फुटबॉल ट्रॉफ़ी से, है ना। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफ़ी फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफ़ी फुटबॉल से संबंधित है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब बताइए ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए है मुखमीत एस भाटिया, ऑप्शन बी है अशोक कुमार, ऑप्शन सी है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन डी है सोनू सूद। यहाँ पर आपका आंसर ए सही होगा और नाम है मुखमीत एस भाटिया। इनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है ना। देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसका अगर बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इम्प्लॉइज़, यानी कर्मचारी का मतलब इम्प्लॉइज़, राज्य मतलब स्टेट, बीमा का मतलब इंश्योरेंस, निगम मतलब कारपोरेशन। तो इम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किसे बनाए गए हैं? तो मुखमीत एस भाटिया को, है ना। ध्यान रखेंगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की गई थी 24 फरवरी 1900, अरे ये तो मैंने इंग्रेज नहीं किया कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसकी स्थापना करी गई थी, नोट करेंगे 24 फरवरी 1952, यानी कि 1952 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और बाकी चीज़ें तो आप जानते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए मुखमीत एस भाटिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2022 तक कितना हो जाएगा, है ना। तो यानी कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के में यह बताया है कि भारत का जो स्वास्थ्य सेवा उद्योग है वह 2022 तक कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए है 372 मिलियन डॉलर की, ऑप्शन बी है 324 मिलियन डॉलर की, ऑप्शन सी है 334 मिलियन डॉलर की और ऑप्शन डी है 145 मिलियन डॉलर की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है 372 मिलियन डॉलर, है ना। सही है ना, 372 मिलियन डॉलर। अब आगे बात करेंगे हम नीति आयोग के संदर्भ में। तो देखिएगा नीति आयोग की अगर बात करेंगे इस रिपोर्ट में मतलब किसका आधार बनाया गया है, पहले रिपोर्ट पे बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कोई हॉस्पिटल होगा, है ना, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जैसे हॉस्पिटल का जो भी कंडीशन होंगे, इसके अलावा औषधि और चिकित्सा के से संबंधित उपकरण, उसके अलावा जो भी इसमें निवेश करे जाएंगे उन सभी के बारे में, मतलब कि जो भी कह सकते हैं इकोनॉमिक जितने भी खर्च आएंगे हॉस्पिटल बनाने में या उसे तंदुरुस्त करने में, अच्छी सुविधा मुहैया कराने में, या फिर हॉस्पिटल में नए नए उपकरणों को लाने में, या फिर औषधि निर्माण में, जो भी कंडीशन होगी उसमें 2022 तक का जो आंकड़ा है किसका, नीति आयोग का 372 मिलियन डॉलर की। अब बात करते हैं, देखिएगा नीति आयोग का पहले बात करेंगे फुल फॉर्म क्या होती है। तो लिखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मैं लिखता हूँ नेशनल, मैं लगातार कई देर से बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा, ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है। इसके प्रेसिडेंट होते हैं, नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री हैं कौन, नरेंद्र मोदी, है ना। इसके बाद इसमें उपाध्यक्ष की बात करेंगे, ये क्या हो गए, अध्यक्ष। इसके बाद होंगे कौन, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के सामने लिखेंगे राजीव कांत, राजीव कुमार, सॉरी कांत में लिखा हूँ, राजीव कुमार। ये नीति आयोग के क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। सीईओ, नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, ये है अमिताभ कांत। मैं यहाँ पर कांत लिखना था और मैं लिख दिया वहाँ अमिताभ कांत। तो ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर हुआ। अब चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और सीईओ जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो हैं अमिताभ कांत। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी अपने पूर्व अनुमान 5.4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। ध्यान रखेंगे, ये जो विश्व बैंक है ना, विश्व बैंक, इसने जीडीपी के लिए एक रिपोर्ट जारी करा है भारत के लिए, मतलब एक अनुमान लगाया है इसने। इसके पहले बात किसकी हो रही है, 2020 और 21 के लिए, है ना। 2020 और 21 के लिए इसके पहले जो वर्ल्ड बैंक है, इसने जो अनुमान लगाया था कि भारत की जो जीडीपी रहेगी वो 5.4% रहेगी। ये विश्व बैंक ने पहले लगाया था, लेकिन इसने अब अपने आंकड़े में ये जो अनुमान था इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, ये ऑप्शन में पूछा जा रहा है। 10.1%, 11.2%, तीसरा ऑप्शन है 10.8%, चौथा ऑप्शन है 11.5%। तो यहाँ पर आंसर होगा 10.1%। तो कहने का मतलब है कि जो वर्ल्ड बैंक है या विश्व बैंक है ना, इसने भारत की जीडीपी को 2020-21 का जो जीडीपी रहना था, ये अनुमान लगाया था कि 5.4 रहेगा, लेकिन अब इसे ही बढ़ा करके बोल रहा है कि नहीं 10.1 होने की संभावना है, ऐसा बताया है विश्व बैंक। अब देखिए, विश्व बैंक की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुआ था 1944 में। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगर बात करेंगे तो विश्व बैंक की जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। इसके अलावा विश्व बैंक का क्या है, मुख्यालय कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद अगली बात करेंगे अध्यक्ष डेविड मालपास। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। अगली बात करेंगे डेविड मालपास। अगली बात करेंगे इसी में एमडी और सीएफओ, मैनेजिंग एमडी एंड सीएफओ। इसका देखिए, एक होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन यहाँ पर सीईओ की बात नहीं हो रही है, सीएफओ की बात हो रही है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएफओ। तो मैनेजिंग डायरेक्टर आप जान गए, सीएफओ का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, चीफ
फाइनेंस ऑफिसर। देखिए भाई, बैंक से जुड़ा है ना, तो हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद करने का तरीका, तो एमडी और सीईएफओ, क्योंकि ये विश्व बैंक है, याद रखना जरूरी होगा, दुनिया का बैंक, विश्व बैंक। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो ये एमडी और सीईएफओ है, कौन है वो? अंशुला कांत। एमडी और सीईएफओ कौन है? अंशुला कांत। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? अब चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए, बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में बनाया जाएगा? बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार और डी है सिक्किम। आपको आंसर पता हो गया होगा, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराष्ट्र, है ना। तो महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा। और देखिए, बाला साहब ठाकरे थे कौन? तो ये बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे के पिताजी थे और इनके द्वारा ही शिवसेना की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो वहाँ के यही कौन है? मुख्यमंत्री हैं कौन? उद्धव ठाकरे। और वहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई। लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि महाराष्ट्र में राज्यपाल कौन है ना। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 8। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, है ना। क्यों 8 ही था ना? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और देखेंगे। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल के नए कप्तान कौन बने हैं? तो आप जानते हैं कि अभी आईपीएल का शुभारंभ होने वाला है एकदम भयंकर तरीके से। तो उसमें जो दिल्ली है, हमने एक बार आईपीएल की बात की थी, तो आज बिल्कुल नहीं करेंगे। आईपीएल की अगर बात करेंगे तो कि दिल्ली कैपिटल जो आईपीएल में एक टीम है, उसके कैप्टन को किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है ऋषभ पंत, ऑप्शन बी है श्रेयस अय्यर, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है केएल राहुल। तो यहाँ पर ऑप्शन ध्यान रखेंगे ए, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो एक तरीके से विकेट कीपर हैं, इनको दिल्ली कैपिटल का क्या बना दिया गया है? कप्तान बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए आगे की बात करते हैं ना। तो जो लेटेस्ट होते हैं उनसे सवाल बिल्कुल पूछने की संभावनाएं रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है बिहार। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना समझ में आ रहा है ना। और इसमें अपने निवासियों को मतलब बीमा प्रदान करेगा, वो उस राज्य का नाम बताना है, राजस्थान। इस राज्य का नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान की सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करेगा और इसके तहत अपने राज्य में निवास करने वाले लोगों को स्वास्थ्य के लिए बीमा प्रदान करेगा। और ध्यान रखेंगे, इस योजना की जो घोषणा करी जाएगी यह 2021-22 करी जाएगी नहीं, कर दी गई थी। 2021-22 का जो बजट पेश किया गया था अभी, तो इसी में जो है इसकी घोषणा कर दी गई थी। उद्देश्य क्या है कि राज्य के प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका क्या यह उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। यानी कि 5 लाख रुपए तक का क्या कराया जाएगा? इलाज कराया जाएगा, जो अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए भी एक था योजना, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, और क्या कर ली जाए। आज इतना ही रहने देते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड लव यू ऑल।